हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एमडीएक्स कॉइन का। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका टोकोनॉमिक्स है, क्या इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, जिन्होंने इसको बाई कर लिया है उनको क्या करना चाहिए, और क्या आपको बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कब करना चाहिए। ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड ऐसे पे व्यूज नहीं आते, तो आपका जो थोड़ा भी अप्रिसिएशन होगा उससे मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। करंट में आप इसका प्राइस देखो तो $0.061 पे ट्रेड कर रहा है, 6178 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सर्कुलेशन में सप्लाई 923 मिलियन है और इसकी जो टोटल सप्लाई है 1.06 बिलियन हो सकती है। मार्केट कैप अभी $57 मिलियन की है। अब इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है उससे जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है कि कहीं भी इसकी मैक्सिमम सप्लाई अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ डाउट आता है कहीं ऐसा तो नहीं इसकी सप्लाई बाद में इन्फ्लेट होती जाए और बढ़ती जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने बहुत सारे सोर्सेज से खंगालने की कोशिश करी। तो फाइनली टेलीग्राम पे मुझे एक जगह मुझे इसके एडमिन का रिप्लाई मिल गया, जहां इसके एडमिन ने रिप्लाई किया है मैक्सिमम सप्लाई को लेकर 1.06 बिलियन ही इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है और उसके बाद सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं क्योंकि एडमिन ने रिप्लाई किया तो ऑफिशियल सोर्स से है, तो हम मान के चले कि यहाँ पे अपडेटेड नहीं है और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई 1.06 बिलियन ही है और आगे उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में हम इसका जब रिस्क फैक्टर समझेंगे तो वहां पे मैं आपको एक और पार्ट इससे जुड़ा हुआ बताऊंगा, तो आपको याद रखना है कि अभी कंसीडर करके चल रहे 1.06 बिलियन इज द मैक्सिमम सप्लाई। इसके कई सारे ऑडिट हुए। थोड़ा फास्ट करते वीडियो लंबी हो जाती है। जो स्लो मिस्ट है उसने इसको मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर उसको ऑडिट को पास मतलब मार्क दिया है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट की है इसने। फेरी प्रूफ ने इसने 19 प्रॉब्लम्स बताई थी। 4 क्रिटिकल थी, एक हाई थी, 3 मीडियम, 11 लो। इन्होंने वर्क किया उस पर, सारी रिजॉल्व कर लिए। बस लो में जो है 4 अभी रह गई रिजॉल्व होने की, 7 उसमें से कर लिए। तो काइंड ऑफ इन्होंने वर्क भी किया है ऑडिट के बाद और चीज़ों को इम्प्रूव भी किया है। तो सिक्योरिटी वाइज आप इसको अच्छा कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली। सर्टिक ने इसको 88 स्कोर दिया 100 में से, दैट इज ऑल्सो गुड। 80 प्लस जो भी स्कोर है सर्टिक का वो अच्छा ही कंसिडर किया जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अच्छा स्कोर मिला है इसको सिक्योरिटी में ओवरऑल। जब मैंने इसका एक्सप्लोरर खोला तो वहां मुझे एक प्रॉब्लम दिखी कि इसके जो टॉप 2 होल्डर हैं उनके पास सप्लाई बहुत ज्यादा है। जब भी अभी कभी ऐसा आप सोचो कि जब भी आप टोकन को एनालाइज करो, सबसे पहला पार्ट आप टोकोनॉमिक्स को डीपली कंसीडर करो। टोकोनॉमिक्स नहीं देखोगे तो उस कॉइन में मात खा जाओगे। दूसरा, जब जरूर चेक करो उसके होल्डर्स को, क्योंकि होल्डर्स में अगर ऐसा हो कि 10% से सप्लाई किसी के पास ज्यादा है फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर 10% से सप्लाई ज्यादा है, या तो वो डिप्लॉयर हो, या वो कोई ब्रिज हो, या फिर कोई स्टेकिंग वाला जो मतलब वॉलेट हो वो रहे तो ठीक है, और या फिर किसी एक्सचेंज का वॉलेट हो, वो चीजें अवॉइड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास है, एक बंदे के पास इतनी सप्लाई है और इनकेस अगर वो डेवलपर है, तो भागो उस प्रोजेक्ट से दूर। उसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। और यही कई प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने हाईलाइट किया, लेकिन लोगों को अभी तक एक्चुअली समझ में नहीं आता, क्योंकि उनमें फिर पंप एंड डंप ड्रामा बन जाता है। तो इसके जो टॉप जो होल्डर है उसको मैंने ओपन करके देखा, उसमें आप कुछ पोर्शन देखो जैसे विदड्रॉ और उसके बाद क्लेम XMDX, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो स्टेकिंग वाला ही है जो टॉप वॉलेट है इसका, ये दिख रहा है। और मोस्टली इसके बोर्ड रूम से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इसमें एक बोर्ड रूम वाला फीचर है जिसमें आपको सप्लाई स्टिक करनी पड़ती है। लेकिन जो सेकंड वॉलेट है उसको मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई टैग अवेलेबल नहीं है और उसमें ट्रांसफर भी दिखा रहा है, सर्टेन ट्रांजेक्शन भी हो रही है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके पास सप्लाई है, लेकिन 12.25% है। तो आई एम नॉट थिंकिंग कि ये किसी का पर्सन का होगा। मोस्ट प्रोबेबली होना एक्सचेंज का ही चाहिए, 90% केस में एक्सचेंज का ही होगा। बट क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आई कैन नॉट अश्योर यू कि क्या कंडीशन है इसकी। अब थोड़ा सा इसका मतलब होल इकोसिस्टम समझने के लिए पहले हम रीपरचेज और हल्विंग इसकी समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके टोकोनॉमिक्स पार्ट में जाएंगे, फिर हम समझेंगे थोड़ा वर्क कैसे करता है, एंड देन बाकी पार्ट को हम प्राइस प्रोडिक्शन वाले पार्ट को देखने वाले। रीपरचेज वाला क्या सिस्टम है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट जो ट्रांजेक्शन फीस होती है उसका हिस्सा जाता है रीपरचेज पूल में, जिससे ये फिर बाई करते हैं। उसका एक सर्टेन हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होल्डर्स को जो बोल्ड रूम में होते हैं, यानी स्टेक करते हैं वहां पे, और सर्टेन हिस्सा बाई एंड बर्न में चला जाता है। ठीक है। दूसरा इसका हाल्विंग होती है। हाल्विंग का पहले जो फर्स्ट हाल्विंग तो उन्होंने काफी टाइम बाद की थी, आई गेस नियर अबाउट लाइक 139 डेज बाद। फिर उन्होंने हाल्विंग का जो पीरियड है उसको शॉर्ट डाउन कर दिया, यानी 90 डेज पे हाल्विंग करना शुरू कर दिए। अब हर 90 डेज के बाद यानी 3 महीने के बाद इसकी हाल्विंग हो जाती है। जो ब्लॉक का जो प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है वो घटता जाता है। अगर पिछली बार अगर आप देखोगे तो जो ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम पिछली हाल्विंग में 5 से घट के 2.5 पे आ गया। हर ब्लॉक पे 2.5 नए MDX टोकन अनलॉक होंगे, जो माइनिंग वाला पूल है वहां से। और उसके बाद अब जब अगली हल्विंग होगी तो वो घट के और भी आधा रहेगा, 1.25 रह जाएगा, जब ये 54 दिन 17 घंटे 17 मिनट 21 सेकंड बाद जब ये हल्विंग होगी। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसमें हल्विंग होती है। और हल्विंग के साथ अब इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है वो भी थोड़ा सा हम डिटेल में देखने वाले हैं।
ये इनका ब्रिज है, ब्रिज बहुत ऑर्डिनरी है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 ब्लॉकचेन सपोर्टेड है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, हैको चेन। और अगर आप उसमें असेट देखोगे तो 2 से 3 ही है, व्हिच इज लाइक नथिंग एट ऑल। तो ब्रिज इनका बिल्कुल मतलब पुअर कंडीशन में, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा मेजर इंपैक्ट होने नहीं वाला है। इन्होंने सर्टेन सप्लाई जो अनलॉक होती है, किस तरह से आप जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो उस ट्रांजेक्शन करने के बदले में आपको वहां से अनलॉक होकर एमडीएक्स टोकन मिलते हैं और वो सर्कुलेशन में आते हैं। ये इसी तरीके से इसका इन्फ्लेशन होता है। लेकिन इससे होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांजेक्शन करें, और लिटरली कई बार होता है उनकी फीस फ्री हो जाती है। क्यों? कि जितने ट्रांजेक्शन फीस पे करते हैं उतने वैल्यू के बराबर लगभग एमडीएक्स टोकन उनको अनलॉक होकर मिल जाते हैं, और वो उतने सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो अभी तक जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही थी उतना ज्यादा सर्कुलेशन में एमडीएक्स टोकन भी आ रहे थे। ये भी इसकी प्रॉब्लम थी। इसीलिए आपको टोकनोमिक्स पार्ट को हमेशा डीपली कंसीडर करना चाहिए, उसके बाद ही किसी कॉइन में एंट्री लेने की सोचनी चाहिए। टीवीएल की अगर बात करें तो अभी करंट में इसकी $51.82 मिलियन टीवीएल है। ओके है, एवरेज है, न ज्यादा अच्छी है न ज्यादा बुरी है, आप इसको ओके कंडीशन में ले सकते हो। लेकिन एक टाइम था जब इनकी $436 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक थी इनके इकोसिस्टम में, तो उस टाइम पे इनकी कंडीशन काफी अच्छी थी। अभी बीरेज फेस है, तो दैट इज फाइन। इन्होंने एक प्रोजेक्ट इंक्यूबेट किया ओपन मेटा, यानी अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ इनकी काफी अच्छी पार्टनरशिप है, और इनको सारी सपोर्ट और वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। इन पे बहुत सारे कलेक्शंस भी अवेलेबल हैं, यानी इनके कुछ एलिफेंट मेटा जो करके एनएफटीज है, उसका कलेक्शन भी इसी एनएफटी मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है, जिसको इन्होंने ही इंक्यूबेट किया है। अब थोड़ा सा देखते हैं लास्ट जो अनाउंसमेंट हुई है, उससे आपको हाल्विंग वाली कंडीशन थोड़ी सी क्लियर होगी। लास्ट जब हाल्विंग हुई थी अगस्त 29 को, तो उसके उसके बाद क्या हुआ, 5 एमडीएक्स पर ब्लॉक से रिवॉर्ड घट के 2.5 एमडीएक्स रह गया, और अगली हाल्विंग यही अमाउंट घट के 1.25 एमडीएक्स रह जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर डाउन होगा, फर्दर डाउन होगा। इससे क्या होगा, इमिशन कम होता चला जाएगा हर ब्लॉक के साथ, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से ये सर्कुलेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर इनका आप व्हाइट पेपर डिटेल में देखोगे तो वहां पे आपको टोकनोमिक्स थोड़ा पार्ट क्लियर होगा कि इन्होंने 49% रख दिया है लिक्विडिटी माइनिंग एंड ट्रांजेक्शन माइनिंग के लिए। ये दिया है इन्होंने हैको चेन को, क्योंकि 2 चेन को अभी बेसिकली ये इंटीग्रेट करके चल रहे हैं, और तीसरी चेन को अभी कुछ टाइम बाद इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज इथीरियम चेन। 31% उन्होंने बाइनेंस स्मार्ट चेन की उसकी माइनिंग के लिए अलॉट किया है, और अब इसको टोटल करोगे तो आप ऐसे समझ लो 80% जो सप्लाई इन्होंने इसी के लिए रख दी। 10% टीम के रिवॉर्ड्स के लिए दी है, एंड 7% इन्होंने रखी है अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए, एंड 3% मार्केटिंग ऑपरेशन के लिए। अब जो 7% रखी है अनलॉक अपन प्रोजेक्ट लॉन्च, और जो 12 महीने बाद, उसके बाद फिर 12 महीने का वेस्टिंग शेड्यूल है, ये पूरी सर्कुलेशन में आ चुकी है। 3% जो मार्केटिंग ऑपरेशन वाली, ये पूरी भी सर्कुलेशन में आ चुकी है। टीम रिवॉर्ड की जो है ये इसकी 10% है, 1.06 अगर इसकी टोटल सप्लाई है। ऐसा समझ लो नियर अबाउट लाइक 106 मिलियन सप्लाई ये टोटल इन्होंने टीम के रिवॉर्ड्स के लिए रखी है। उसमें से मोस्ट ऑफ लाइक 95% सर्कुलेशन में आ गई है, क्योंकि अभी जब ये आएगी फरवरी 2023 तक सर्कुलेशन में आएगी, कुछ महीने और बचे हैं जो वेस्टिंग शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, तो ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन इसकी वजह से तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये अब ये माइनिंग की वजह से आ रही है, और कितनी आई है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखने वाले हैं। मल्टी चेन डिप्लॉयमेंट करेंगे आगे चल के। अभी जैसे इन्होंने बाइनेंस स्मार्ट चेन और हैको चेन को रखा है। हैको चेन होबी ग्लोबल की जो मतलब इको चेन है, जो काफी चीप है, और अगर उसमें आप टीपीएस वैल्यू की बात करो तो 500 तक उसकी अवेलेबल है, और इसी वजह से काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई थी। लेकिन आगे चल के जब प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट देखेंगे, वहाँ ये भी कंसीडर करेंगे देयर सो मेनी अदर ब्लॉकचेन्स आल्सो जो इससे ज्यादा स्केलेबल, ज्यादा फास्ट भी हैं, तो आगे चल के अपनी जगह कहाँ रख पाएगा, वो पार्ट भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आगे कौन सी जो चेन है उनको इंक्लूड करने वाले, इथेरियम की लेयर 2 नेटवर्क्स को इंक्लूड करेंगे, ओकेएक्स चेन है उसको, डॉट को, नियर को, इस तरह से उन्होंने रखा है। इन चेन्स को भी आगे चल के इंक्लूड करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट, बोर्ड रूम इनका जो फीचर है, अगर इनका देखो बोर्ड रूम फीचर में क्या होता है, आपको वहां पे अमाउंट स्टेक करना है, और उसके बाद आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फीस वहां पे मिलता रहेगा। यानी जो लोग होल्ड कर रहे हैं इसको, वो अगर बोर्ड रूम में होल्ड करेंगे तो उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। रीपर्चेज प्लान ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि सर्टेन अमाउंट वहां से क्या करते हैं, रिपर्चेज करते हैं, और इसमें मतलब उससे सर्टेन अमाउंट बर्न भी होता है, और होल्डर्स को भी जाता है, जो एमडीएक्स होल्डर होते हैं उनको, स्पेशली इन द बोर्ड रूम। एंड उसके बाद इसकी हाल्विंग भी होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली हाल्विंग 138 डेज बाद हुई थी, उसके बाद इन्होंने हाल्विंग का पीरियड भी शॉर्ट डाउन कर दिया एवरी 90 डेज। अब जो प्रोडक्शन कट होता है, मतलब लाइक जो हार्विंग, मतलब सॉरी, जो हाल्विंग होती है वो हर 90 डेज बाद, 3 महीने बाद होती है, आप ऐसा समझ लो। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। अब इसके बाद थोड़ा सा ये देखोगे, अगर इनका ऑब्वियसली एक डाउ अवेलेबल है, और जो बोर्ड रूम में जो स्टेक करेंगे एमडीएक्स को, वही इसमें डाउ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा, और
उनको जो सर्टेन ट्रांजेक्शन का जो हिस्सा होता है वो भी उनको रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा। तो अगर आप इसको होल्ड करो, पहले आपने बाई कर लिया है, यही मैं बता दे रहा हूँ, आपको इसको बोर्ड रूम में होल्ड करना चाहिए। आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, इसके बोर्ड रूम वाले फीचर में जाना है और वहां पे अपने कॉइन्स को स्टेक कर देना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड उठा पाओ इस पे। इसके जो एक्सचेंज पे 1.1 मिलियन डॉलर के अभी जैसे देखो लास्ट 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो अच्छी खासी है। अगर अभी इतने बीआरएस फेस में 1.1 मिलियन आ रही है तो दैट इज फाइन, अच्छे लेवल पे, मतलब एवरेज ही है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन एवरेज कंसीडर कर सकते हो कि ठीक ठाक इस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी करंट कंडीशन में आ रही है। अब मैंने इनकी पिछली ट्रेडिंग वॉल्यूम निकालने की मतलब डाटा निकाला है, तो ऑल पे लगा के मैं एमडीएक्स पे दिखा रहा हूँ जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कितना आया इन पे। तो एक टाइम था जब आराम से 300 350 मिलियन डॉलर की भी ट्रेडिंग वॉल्यूम आई थी, लेकिन अभी अब करंट में देखोगे तो कम आ रही है, 4,84,000 डॉलर के लगभग आ रही है। और अगर वहीं आप देखोगे हैको चेन पे, तो इस पे दिखा रहा है कि एक टाइम था जब बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर की यानी 120 बिलियन डॉलर तक भी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ गई थी। अब जैसे ये ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा आई है उतना ही ज्यादा इसमें इन्फ्लेशन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो जो टोकन जो 49% मैंने आपको दिखाए थे अलोकेटेड है हेको चेन के लिए, और 31% अलोकेटेड बाइनेंस स्मार्ट चेन के। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी उतना ही ज्यादा वो वहां से अनलॉक हुए होंगे उस टाइम पे, और इसी वजह से सप्लाई एकदम से ज्यादा बढ़ी है इसकी। अगर लास्ट मतलब 1 ईयर का इसका इन्फ्लेशन देखोगे तो इसका जो इन्फ्लेशन है 30.92% पे गया है। तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, मतलब बहुत क्रिटिकल लेवल पे। और जिन लोगों ने इसको फंडामेंटली इस तरह से एनालाइज नहीं किया होगा और पहले बाई कर लिया होगा बिना टोकन रीड किए, वो बहुत बुरे फंसे होंगे इस टोकन में, वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बेशक उसमें बोर्ड रूम में स्टेक करा रहे हैं, सर्टेन हिस्सा बाई एंड बर्न भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाई एंड बर्न वाला हिस्सा है वो बहुत कम है। 0.06% जो ट्रांजेक्शन की फीस होती है वो बर्न होती है। अगर करंट के डाटा के हिसाब से देखोगे तो आप वैसे समझ लो 6,000 से लेके 10,000 जो एमडीएक्स टोकन है लगभग ऑन एन एवरेज एक दिन में, अगर करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम को कंसिडर करके चले, तो उतने बर्न हो रहे हैं 6 से 10,000। और बिलियन में अगर सप्लाई है तो बहुत कम है इसका हिस्सा, तो अभी बर्न कम हो रहा है। लेकिन जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम आगे आएगा उतना ही ज्यादा ये बर्न होने की इसकी संभावना है। अब थोड़ा सा आते हैं प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे, लेकिन एक चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मैंने बताई थी आपको। अगर आपने पहले बाई कर लिया है, मुझे पता है आप बुरी तरह से फंसे हो गए इसमें, लेकिन आपको बोर्ड रूम में होल्ड करना चाहिए अगर आप होल्ड ही कर रहे हो तो, ताकि आप सर्टेन उस पर हिस्सा और उठा सको रिवॉर्ड के तौर पे। नेक्स्ट थिंग आती है कि बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाई करना चाहिए तो कितना करना चाहिए और कितने तक ये इसमें पोटेंशियल है आगे जाने का। तो आगे जाने का पोटेंशियल में मैंने क्या क्या वेरिएबल कंसिडर किया वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो इनके जो एक ऑप्टिमिज्म है कि चलो ठीक है आगे चल के और भी ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं, वो अच्छा रहेगा, इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरा जो फैक्टर है कि अभी करंट में कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है, किस लेवल पर वर्क कर रहा है, यानी पॉपुलर है या नहीं है, वो भी कंसिडर करके चल रहे हैं। साथ में अब ये यहाँ पे देखना है कि आगे चल के 900, अब जैसे 923 मिलियन सर्कुलेशन में आ गई है, तो यानी थोड़े टाइम बाद यानी 1 महीने 1.5 महीने में लगभग आप ऐसे समझ लो जितनी आनी है सर्कुलेशन में लगभग आ जाएगी, थोड़ी बहुत बचेगी। लेकिन क्योंकि इमिशन रेट कम हो जाएगा, जो ब्लॉक प्रोडक्शन में इमिशन रेट जब रिड्यूस हो जाएगा तो उसको सर्कुलेशन में आने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, हाल्विंग होती जाएगी, तो फिर ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं रहेगी हैवी इन्फ्लेशन की। लेकिन अभी ये सर्कुलेशन में आ रही है। अगर इन्होंने बाद में, ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि इनके टेलीग्राम पे जो रिप्लाई देख के कि मैक्सिमम सप्लाई 1.06 बिलियन से ऊपर नहीं जाएगी, अगर इन्होंने यही मैकेनिज्म जो ये रिवॉर्ड करते हैं अपने यूजर्स को ज्यादा ट्रेड कराने के लिए, उनको रिवॉर्ड के तौर पे एमडीएक्स टोकन देते हैं, अगर ये इन्होंने कंटिन्यू रखा तो इस टोकन को बाई करना बहुत बेकार चॉइस होगी, फिर नहीं बाई करना चाहिए। अभी तक उसमें डिटेल अवेलेबल नहीं है, अभी हम यही कंसिडर करके जो उनका रिप्लाई है कि इतनी मैक्सिमम सप्लाई होगी। तो अगर उतनी मैक्सिमम सप्लाई होगी तो आप हम पूरा ही मान ले रहे हैं कि लगभग इतनी लगभग आ जाएगी, बस पूरी तो नहीं आएगी, 1 बिलियन के आसपास तक सर्कुलेशन में आ जाएगी। जब इसके हाल्विंग के जब टाइम और नजदीक आता जाएगा ना, अगले हाल्विंग तक मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाएगी। हाल्विंग में जब मतलब रिवॉर्ड घट जाएगा तो आगे इमिशन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी, देयर सो मेनी डेक्स अवेलेबल जो मार्केट में है। ये किस तरह का डेक्स है, अगर उनको यूजर्स को अभी तो इसलिए ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर वो रिवॉर्ड नहीं मिला, अगर टोटल सप्लाई इतनी रखी और रिवॉर्ड नहीं मिला, तो डेफिनेटली इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मतलब गिरावट देखने को मिलेगी। वो फैक्टर भी कंसिडर करके चल रहे हैं। और अगर ये ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने इन्फ्लेशन किया तो आपको इस टोकन से दूर भाग जानी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। तो उस केस में बड़े आराम से 3 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम सिनेरियो क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसे चेंजेस किए तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। लेकिन 3 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करना इसके लिए इजी रहेगा अगले बुल रन तक, क्योंकि अगले बुल रन तक हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी कितनी हाल्विंग हो जाएगी और ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम मतलब जो रिवॉर्ड है वो कितना घट जाएगा। अगर 3 बिलियन पहुंचती है, अगर 1 बिलियन लगभग सर्कुलेशन में मान ले, तो आप ऐसा समझो $3 पे लगभग जाके ट्रेड करेगा उस टाइम पे।
और अगर $3 पे जाकर ट्रेड करेगा तो आप ऐसा समझ लो यहाँ से 50x हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है, वो है अगर इन्होंने ये अपना जो प्लान कंटिन्यू किया जो रिवॉर्ड का, तो फिर ये टोकन बहुत ही कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चला जाएगा, फिर आपको बाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, अगर ये उस चीज को अवॉइड करते हैं, तो इसका पोटेंशियल भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि फिर लोग इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग फीस है 0.3%। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज की ट्रेडिंग फीस बात करोगे, मैं जैसे बाइनेंस की करता हूँ, बाइनेंस की जो मैक्सिमम जो मेकर एंड टेकर फीस है वो 0.1% है। और वहीं आप अगर आप बीएनबी से अपनी ट्रेडिंग फीस पे करते हो 0.075% आपको मेकर एंड टेकर फीस देनी पड़ेगी। एंड उसके बाद उसके कई टीयर्स हैं, अगर उनमें फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग जो मतलब ट्रांजेक्शन की फीस है वो आपको और भी कम देनी पड़ेगी। तो उस केस में 0.3% एक डेक्स की फीस होना इसके लिए क्रिटिकल है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है, इसीलिए हम इसको मिनिमम सिनेरियो कंसिडर करके चल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी अगर आप इसको अगर बाई कर रहे हो तो होल्ड कर रहे हो तो आपको बोर्ड रूम होल्ड करना है। अगर आपने अब बाई भी करना है तो आपको कब बाई करना चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। जैसे इसकी हाल्विंग होने वाली है 54 दिन में, और जो हम बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो इस साल हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। मोस्ट एंटिसिपेटेड अगले साल Q2 और मतलब Q3 और Q4 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आपको ये बाई करना चाहिए तो डेफिनेटली लगभग 40-50 दिन बाद ही कम अमाउंट बाई करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसका जो इमिशन रेट बढ़े मतलब सॉरी घटेगा। अगर उसके बाद मार्केट में हैवी करेक्शन आए तो इसका सही बाई करने का टाइम लगभग 60 दिन बाद, और ऐसे ऐसा कह सकते तो 70 दिन बाद सही टाइम होगा इसका बाई करने का। और उसके बाद वो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू में इसकी मतलब जो मिनिमम जो बॉटम है उसको हिट कर लेंगे। तो वो टाइम इसका सही बाई करने का होगा अगर आप बाई करना चाहते हो। और अगर आप टोकोनोमिक्स से ज़्यादा मतलब आपके लिए ज़्यादा अपडेट नहीं रह पाते, ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पा रहे, ज़्यादा मतलब नहीं रिसर्च कर पा रहे, और इन्होंने बीच में अगर ये अपना इन्फ्लेशन कंटिन्यू किया तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो उस केस में आप दूसरे किसी डेक्स को प्रेफर कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं डेक्स बुरा है, फंक्शन अच्छा है, यूज अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी है। बस ये जो पार्ट है इसके बारे में क्लियरेंस नहीं है कि आगे चल के ये अपने जो ट्रेडिंग फीस का रिवॉर्ड उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।